होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है, वैसे तो बच्चे आपको सैटरडे का आपका वीकली टेस्ट होने वाला था, लेकिन हम सॉरी कह सकते हैं क्योंकि उस दिन हमारी तबियत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, वैसे हम क्लास नहीं ले पाए थे। थोड़ा गले की प्रॉब्लम थी, सरदर्द भी था, हल्का बुखार भी था। लेकिन बच्चे आज इस क्लास में जो आपका चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वंस अपॉन अ टाइम, उसका बच्चे आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस लेक्चर नंबर 2 बच्चे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस कहानी के आगे और क्या क्या हुआ था। ये हमारा जो चैप्टर है वंस अपॉन अ टाइम, जिस चैप्टर में राइटर समझाना चाहते हैं कि भाषा की ताकत क्या होती है ना। भाषा एक समझदारी की चीज है ना, जो आपकी भावनाओं को लोगों के दिलों तक पहुंचाती है। कभी कभी कुछ बिना बोले ही, है ना, कभी कभी कुछ बिना बोले ही लोगों की बात को समझना भी जरूरी हो जाता है ना। ये भी एक भाषा का ही एक प्रभाव दिखता है। और इसी भाषा को समझाने के लिए कि भाषा का प्रभाव कितना पड़ता है, राइटर ने एक कहानी सुनाई थी। इसमें एक बूढ़ी महिला थी जो अंधी थी, लेकिन उसके पास बहुत अच्छा विजडम था, दिमाग बहुत अच्छा था उसका। उस कारण से उसका जो अपने आसपास के एरिया में उसका रेपुटेशन था, जो प्रसिद्धि थी, बहुत ज्यादा थी। लोग उसको, है ना, लोग उसको समझे कि देवी का अवतार मानते थे उस एरिया में, है ना, मैसेंजर ऑफ गॉड मानते थे उसको। ठीक है, और वो उस एरिया की वो क्या थी, रूरल प्रॉफिट थी। ओके, यही बात शहर में दूर तक जब पहुंची थी कि वो महिला के पास दिमाग बहुत ज्यादा है, अंधी है, फिर भी सही सही जवाब देती है, लोगों की भावनाओं को समझती है, उसके प्रॉब्लम्स को, है ना, उसको सॉल्व करती है। तो वहां के कुछ बच्चे थे, नौजवान बच्चे आए थे उसके घर पे। एक्चुअली उनका मोटिव तो था उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाना, लेकिन, है ना, वो सवाल उन्होंने ऐसा किया कि पता ना चला कि भाई दूसरे लोगों की हाँ ये सवाल वाकई सही है या गलत है। तो ये सवाल जब उनसे किया गया उस बूढ़ी महिला से कि बताओ कि अगर तुम्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी बौद्धिक क्षमता पर इतना ज्यादा अगर लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा जानते, तो बताओ एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक सवाल का जवाब दो कि मेरे हाथ में एक चिड़िया है, ये बताओ कि ये मरी हुई है या फिर जिंदा है। अब ये सवाल तो वही दे सकते, इस सवाल का जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो देख सकते थे कि भाई हाथ में चिड़िया जिंदा है कि मरा हुआ है ना। तो लेकिन बुढ़िया तो वो देख नहीं सकती थी। वो तो उसने कहा बहुत देर तक, पहले वो तो चुप रही, बहुत देर तक वो चुप रही, और चुप रहने के बाद अंत में कहती है, जब लोग ठहाका मार के हंसने लगे, उसके ऊपर मजाक उड़ाने लगे, तब वो कहती है ना, कि मैं तो ये तो नहीं कह सकती कि भाई चिड़िया, है ना, तुम्हारे हाथों में है कि नहीं है, मतलब जिंदा है कि मरी हुई है, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि ये तुम्हारे हाथों में है, ये तुम्हारे हाथों में है। तो ये लाइन बोलने से पता चला था कि जो चिड़िया यहाँ पर है एक लैंग्वेज का काम कर रही है, और ये जो लैंग्वेज है अब किस पीढ़ी के हाथ में है, नौजवान पीढ़ी के हाथ में है। तो चाहे तो नौजवान युवक, आज के युवा लोग, है ना, इस लैंग्वेज को, इस भाषा को या तो बेकार कर दे, मतलब मार दे, या फिर इसको जीवंत बनाकर रखें ताकि वो भी अगले जनरेशन को दे सके, है ना। तो यहां पर जो चिड़िया है वो एक भाषा का प्रतीक है, एक सिंबल, एक भाषा को, एक लैंग्वेज को सिंबलाइज कर रही है। और यहां पर जो बूढ़ी महिला है वो एक प्रैक्टिस राइटर है, कहने का मतलब वो एक अनुभवी लेखिका के तौर पे इनको यहां पर सिंबलाइज किया गया, प्रतीक माना गया, क्योंकि एक अच्छी लेखिका ही एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। तो यहां पर एक अच्छी लेखिका के रूप में उस बूढ़ी महिला ने अपने भाषा को प्रकट किया, है ना। अब ये इस सवाल का जवाब सुनते ही उन बच्चों के मन पे क्या असर पड़ा, क्या वे बच्चे कुछ और सवाल भी पूछना चाहते थे, और आगे की जानकारी हम लोग आज के इस क्लास में हम लोग अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे के चैप्टर को बढ़ाते हैं भाई। चैप्टर में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने आपको चैप्टर समझा दिया था। ये चैप्टर बड़ा ही लाजवाब चैप्टर है, मतलब मेनली भाषा को देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर यूज किया गया है। ओके, आइए, यहां तक हम पढ़ा चुके थे ना, यहां तक हमने पढ़ाया था कि अंत में वो कहती है बहुत ही कोमलता के साथ में कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो चिड़िया जिस चिड़िया को तुम पकड़े हुए अपने हाथ में, वो जिंदा है कि मर गई है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है, बट व्हाट आई डू नो इज दैट इट इज इन योर हैंड्स, इट इज इन योर हैंड्स। यहां तक हमने पढ़ाई कर लिया था। ठीक है, और हर पैराग्राफ का बच्चे आप लोगों को हिंदी वर्जन भी साथ में दे दिया गया था। अब आगे का पैराग्राफ क्या क्या कहना चाहता है सुनिएगा। अब राइटर इस कहानी के जरिए क्या आपको बताने की कोशिश कर रही है, सुनिएगा। For parading their power and her helplessness, मतलब यहां पर वे बच्चे जो यहां आए थे उस बूढ़ी महिला से सवाल करने के लिए, उन्होंने अपने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, पैरेड किया उन्होंने, है ना। उन्होंने दिखाया कि भाई तो हम तो आंख वाले हैं, ये बूढ़ी महिला तो अंधी है, ये क्या ही जवाब देगी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो, मतलब इस बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाया जा सकता है। तो मेन मोटिव उनका था मजाक उड़ाना, उपहास करना इस बूढ़ी महिला का। तो उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, और किस पर किया, ऑन हर हेल्पलेसनेस, उसकी लाचारी पर। लाचारी क्या थी, तो अंधापन, है ना। द यंग विजिटर्स आर रेप्रिमेंडेड, इस मजाक उड़ाने के उपहास में उन यंग विजिटर्स को क्या हुआ, डांट पड़ी। क्या पड़ी उनको डांट पड़ी, उनको रेप्रिमेंड किया गया।
टोल्ड दैट, उनको कहा गया कि वे लोग ही जिम्मेदार हैं। टोल्ड, उनको कहा गया कि दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकरी, उन बच्चों ने जैसा मजाक वाला जो हरकत किया है ना, मजाक उड़ाने वाला, इसके जिम्मेदार भी वही हैं, और साथ ही साथ बट ऑल्सो फॉर द स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ सेक्रीफाइस टू अचीव इट्स एम। और बच्चे मान लीजिए उनके हाथ में अगर चिड़िया होती है ना, मान के चलते हैं कि उनके हाथों में अगर चिड़िया है, तो अगर ये बूढ़ी महिला कहती कि चिड़िया जिंदा है, तब तो क्या करते वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जो लक्ष्य वो लेकर के आए थे कि हम इस बूढ़ी महिला को बदनाम करेंगे, है ना, तो अपने लक्ष्य को हासिल करने को क्या करते, चिड़िया को मार देते। तो ये बच्चे ना सिर्फ ये मजाक उड़ाने के लिए जिम्मेवार हैं, और साथ ही साथ है ना इस छोटी सी नन्ही सी जान का बलिदान देने में भी सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कि हम किसी का मजाक उड़ाना है, इसके लिए हम किसी की जान ले ले, ये तो समझदारी वाली बात नहीं है, ये तो भाई भाषा का मतलब नहीं है। आपने जो सवाल किया उसमें एक भाषा है, और भाषा का सही इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए होनी चाहिए, ना किसी की जान लेने के लिए होनी चाहिए, है ना। The blind woman shifts attention away from assertions of power to the instrument through which that power is exercised, है ना। तो यहां पर वो बच्चे इन दोनों चीजों के लिए क्या थे, जिम्मेवार थे। The blind woman shift attention, फिलहाल उस अंधी महिला ने अपना ध्यान हटाया, ठीक है, shift attention away from assertions of power, ये जो पावर, जो क्षमता है ना, ताकत है, ठीक है, शक्ति, टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच दैट पावर इज एक्सरसाइज्ड, वो उन्होंने महिला तुरंत इस बात को यहां पर नकार दिया, ठीक है, डांट लगी उसको, ठीक है ना, और क्या किया, फिर उसको दिखाया कि देखो भाषा की ताकत क्या होती है। ओके, अब यहां बच्चे इसका देखिए हिंदी वर्जन आपको यहां दे दिया गया है। ओके, देखिए कहते हैं कुछ बच्चे एक अंधी औरत का मजाक उड़ाते हैं ताकि वे दिखा सकें कि उनके पास ताकत है और वो औरत कुछ नहीं कर सकती। इस मजाक के लिए उन्हें डांटा जाता है, उन्हें बताया जाता है कि वे सिर्फ हंसी उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस छोटे बच्चे या जानवर के नुकसान के लिए भी जिम्मेदार हैं जो उनके मजाक की वजह से मारा गया। अंधी औरत सबका ध्यान इस बात पर ले जाती है कि असली बात यह नहीं है कि कौन ताकतवर है, बल्कि असली बात यह है कि ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सही बात है, उन बच्चों के पास ताकत थी, देखने की क्षमता थी, तो उसका मतलब नहीं था कि मजाक उड़ाने चल जाए किसी का, उसी चीज का सही इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं ना वो लोग, उनके पास आंखें हैं, रोशनी है, ठीक है। यहां देखिए कहा गया, इसका मतलब निकला ये इस लाइन का। आगे कहते हैं द राइटर सेज, यहां पर लेखिका फिर आ जाती हैं अपनी बातों पर। राइटर सेज स्पेकुलेशन ऑन व्हाट अदर देन इट्स ओन फ्रेल बॉडी दैट बर्ड इन द हैंड माइट सिग्निफाई हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव टू मी। यहां राइटर कहते हैं कि वो जो चिड़िया यहां पर उसने बहुत ज्यादा मुझे आकर्षित किया इस कहानी में, बट स्पेशली सो नाउ थिंकिंग एज आई हैव बीन अबाउट वर्क आई डू दैट हैज ब्राउट मी टू दिस कंपनी। ओके, मुझे जहां तक अच्छा क्या लगा उसके अंदर में वो चिड़िया मुझे आकर्षित उन्होंने किया। So I choose to read the bird as the language and the woman as a practice writer। तो मैंने जहां तक मेरी समझ काम की, मैंने ये देखा कि वो चिड़िया एक भाषा का प्रतीक है और वो जो औरत है वो एक अनुभवी लेखिका के रूप में मैंने उसको दोनों को समझा। मतलब राइटर कह रही है मैंने उस चिड़िया को एक भाषा के रूप में समझा और मैंने उस औरत को एक अनुभवी लेखिका के रूप में समझा, क्योंकि एक अनुभवी लेखिका ही भाषा का सही इस्तेमाल कर सकती है। ओके, अब इस पूरे बात को हम यहाँ पर अपने भाषा में यहाँ पर समझेंगे। कुछ बातें ऐसी होती है ना जहां पर हिंदी ही बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ देखिए लेखक कहते हैं कि हथेली में बंद उस पक्षी का जो केवल उसका कमजोर शरीर नहीं और क्या अर्थ हो सकता है, इस पर सोचना मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा। राइटर जो कहानी सुनाने पर विचार करते हुए कहती हैं, लेकिन अब विशेष रूप से जब मैं उस काम के बारे में सोच रही हूं होना चाहिए जो मुझे इस कंपनी तक लाया है, इसलिए मैं उस पक्षी को भाषा के रूप में और उस औरत को एक अनुभवी लेखिका के रूप में पढ़ना चुनती हूं। क्या करती हूं? चुनती हूं। ओके, वंस अपॉन अ टाइम, फिर अपनी कहानी पे वापस आ जाती है। अभी इधर की बातें करती है राइटर, फिर अपनी बात पे वापस चली जाती है अपनी कहानी पर और कहती हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, वही उसी दिन की बात है। विजिटर आस्क एन ओल्ड वुमन अ क्वेश्चन, जिस वक्त आगंतुक ने, वो नए नौजवान ने जो सवाल किया था किसी उस बूढ़ी महिला से कि बताओ चिड़िया मरी है कि जिंदा है, तो फिर उस बूढ़ी महिला ने जवाब दिया था हु आर दे। अब राइटर कह रही है यहां पर कि जो बच्चे पूछने आए थे जिस तरह का सवाल उस बूढ़ी महिला से, वो बच्चे कौन थे? What did they make of that encounter? उनका मुलाकात करने से क्या फायदा हुआ? शहर से गांव में आए वो इस तरह का क्वेश्चन पूछने के लिए, उसका मतलब क्या निकला? What did they hear in those final words? अंतिम में उसको जो जवाब मिला कि चिड़िया तुम्हारे हाथों में है, चिड़िया तुम्हारे हाथों में है, इससे उनके मन पे क्या असर पड़ा, वो क्या समझे, है ना? The bird is in your hands, की चिड़िया तुम्हारे हाथों में है। A sentence, ये मात्र एक सेंटेंस नहीं है, मात्र एक वाक्य नहीं है। A sentence that gestures toward possibility or one that drops a latch, है ना? ये सेंटेंस इससे इशारा हो रहा है ना कि जो तुम्हारे पास ताकत है उसका तुम सही तरीके से भी इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हो, है ना? ये यहां पर जो वाक्य है इशारा कर रहा है, दिखा रहा है। ओके, जैसे यहां देखिए कहते हैं कि उन्होंने इस अंतिम शब्दों में क्या सुना जब महिला ने कहा कि चिड़िया तुम्हारे हाथों में है। क्या यह वाक्य संभावनाओं की ओर इशारा करता है या यह ऐसा वाक्य है जो दरवाजा बंद कर देता है? क्या यहां पर इससे आगे कुछ और पूछा जा सकता है या क्वेश्चन को यहीं पर ड्रॉप किया जाता है?
शायद, परहैप्स, शायद, शायद, परहैप्स कहते हैं व्हाट द चिल्ड्रन हर्ड वाज, शायद बच्चों ने ऐसा सुना होगा कि इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, है ना, ये मेरी समस्या नहीं है। शायद उस बूढ़ी महिला के जवाब में शायद ये अर्थ निकला होगा अंतिम के उस लाइन से, जब उस बूढ़ी महिला ने कहा ना कि मुझे नहीं पता कि चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई, बस मैं इतना जानती हूं कि चिड़िया तुम्हारे हाथों में है, ये तुम्हारे हाथों में है। ये तुम्हारे हाथों में बोलने का मतलब कि भाषा, अब तुम नए नौजवान पीढ़ी हो तो अब भाई भाषा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस भाषा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो चिड़िया वो भाषा के रूप में व्यक्त करती है। तो शायद उस बूढ़ी महिला के कहने का मतलब ये होगा कि आई एम ओल्ड, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं। जब सवाल किया गया बताओ बूढ़ी महिला, अंधी महिला, बताओ कि चिड़िया मेरे हाथों में जिंदा है कि मरी हुई है, तो शायद उस महिला ने जवाब देते हुए शायद ये कहा होगा कि मैं तो चूंकि बूढ़ी हो चुकी हूं, ऊपर से औरत हूं, काली भी हूं, अंधी भी हूं, व्हाट विजडम आई हैव नाउ, अब मेरे पास वैसी ताकत नहीं है, अब मेरे पास वैसा विजन नहीं है, ठीक है, इज इन नोइंग आई कैन नॉट हेल्प यू, जैसा लोग मेरे बारे में जानते हैं शायद मैं वैसी अब नहीं हूं, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं मदद नहीं कर सकती हूं बताने में कि चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर, लेकिन मैं इतना कर सकती हूं कि भविष्य, ये जो भाषा का जो भविष्य है ना, ये जो भाषा का जो भविष्य है ये अब तुम्हारे हाथों में है। यही इसलिए इस लाइन को कहा गया था कि जो चिड़िया तुम जिसको पकड़े हुए हो हाथ में वो जिंदा है कि मरी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अब ये तुम्हारे हाथों में। वही कहना चाहती हैं कि भाषा का जो भविष्य है अब तुम जैसे नौजवान पीढ़ियों पर है, चाहे तो इसका गलत इस्तेमाल करो, चाहे इसका इस्तेमाल तुम सही तरीके से करो, ठीक है। ये लाइन का मतलब निकला यहां पर, ठीक है। शायद बूढ़ी महिला ने कहने का मतलब ये रहा होगा कि अब तो हम बूढ़ी हो चुके हैं, हम तो कुछ दिन में हैं, कुछ दिन बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अब तो भाई तुम लोग नौजवान हो, नई नई पीढ़ी हो तुम लोग, है ना, तो भाषा का जो भविष्य है वो तुम्हारे हाथों में है, ठीक है। ये इसका देखिए मतलब निकला कि मेरे पास जो भी समझदारी या ज्ञान है वो इसी बात में है कि मैं जानती हूं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, भाषा का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। दे स्टैंड देयर, और ये सुनकर वे बच्चे सब वहीं पर खड़े थे। दे स्टैंड देयर, सपोज नथिंग वॉज इन देयर हैंड्स, मान लो कि उनके हाथों में कुछ नहीं था, मान के चलो कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, बस खाली मजाक उड़ाने के मतलब मोटिव से यहां पर आए थे। सपोज मान के चलो नथिंग वॉज इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुछ नहीं था। सपोज मान लो कि द विजिट वॉज ओनली अ रूज, है ना, मान लो कि उनका आना मात्र एक क्या था, मजाक मतलब था। अ ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, हो सकता है शायद मान लो कि उनके आने का मतलब क्या होगा, एक छलावा होगा, एक ट्रिक होगा, है ना, एक छल होगा। टू गेट टू बी स्पोकन टू, ताकि हो सकता है जो बच्चे यहां पर मिलने आए थे, इस बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाने आए थे, हो सकता है कि वो यही तरीका ही जानते हो सकता है कि उनको सही से पालन पोषण नहीं किया गया है ना, हो सकता है इन बच्चों से कोई बातचीत नहीं करता हो सकता है इन बच्चों को अलग कर दिया गया हो घर परिवार से, हो सकता है कि जब ये बच्चे सवाल करते हो तो इनके साथ कोई इनका सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता होगा, तो शायद इनके मन में ये बात आई होगी कि चलो अपने मन का जो सवाल है उसका जो जवाब लेना अगर है तो चलो उस बूढ़ी महिला के पास में, है ना, हम लोग के मन में जितने भी सवाल हैं इन सारे सवालों का जवाब सुने कि बूढ़ी महिला दे पाएगी। तो हो सकता है कि वो इसी कारण से, ताकि कोई उनसे बात कर सके, कोई उनके सवालों का जवाब दे सके, कोई उनको सीरियस ले सके, उन बच्चों को कोई गंभीर रूप से सुने, है ना, जो आज तक शायद उन्होंने कभी किसी से ना कहा हो, एक मौका ढूंढ रहे हो ताकि हमको कोई किसी को इंटरप्ट करे, किसको, टू वायलेट द एडल्ट वर्ल्ड, ताकि हम व्यस्क की दुनिया जो हमसे बड़े लोग हैं वो हमारे बारे में सोचें कि हम क्या पूछते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, कोई हमारा जवाब दे। हो सकता है शायद ये बच्चे जो आए होंगे मजाक उड़ाने के लिए, है ना, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो, ठीक है। इट्स मियाज़मा ऑफ डिस्कोर्स अबाउट देम, हो सकता है उनको लेकर के कोई सीरियसनेस ना बढ़ता जा रहा हो सकता है कभी बच्चे अपने घर में सवाल करते होंगे, पापा ये क्या है ना, पापा, ठीक है, इंसान के अंदर में दया नाम की चीज होती है वो क्यों होती है, क्यों नहीं होती है। हो सकता है इस तरह के सवाल अपने माँ बाप से करते होंगे वो बच्चे जो मजाक उड़ाने आए थे, और माँ बाप हो सकता है चाहे आस पड़ोस लोग उनका जवाब नहीं देते होंगे, उनको कहेंगे हटो ना, खाली ऐसी फालतू क्वेश्चन पूछते रहते हो। तो हो सकता है ऐसा उनके साथ होता होगा, और उसी उम्मीद से हो सकता है वो बूढ़ी महिला के पास आए होंगे मजाक उड़ाने के ही वजह से, कम से कम कुछ और सवाल पूछ सके, है ना। ऐसे यहां देखिए हिंदी वही है, वे वहां खड़े हैं, मान लो उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, मान लो यह मुलाकात केवल एक चाल थी, एक तरीका था जिसमें किसी से बात करवा सके, उन्हें गंभीरता से लिया जा सके जैसे पहले कभी नहीं हुआ होगा, एक मौका था वयस्कों की दुनिया को टोकने का, उनको तोड़ने का, उस दुनिया में दखल देने का जो हमेशा उनके बारे में बातें करती हैं लेकिन उन्हें कभी खुद बोलने नहीं देती हैं। ऐसा हो सकता है कभी उनको सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता होगा, तो यही बहाने वो सवाल पूछने यहां पर चले आए हैं बूढ़ी महिला से। कहते हैं बच्चे सब, यू ओल्ड वुमन, है ना, आप एक बूढ़ी महिला हो, ब्लेस्ड विद ब्लाइंडनेस, ये अलग बात है कि आपको अंधापन है, ये अलग बात है कि आपको अंधापन है, बट यू कैन स्पीक द लैंग्वेज, लेकिन आप वो भाषा बोल सकती हो
है ना। आप भाषा को उस स्टाइल में बोल सकते हो जैसे कि भाषा को बोला जाना चाहिए। हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है जो बिना किसी तस्वीर के भी बोल सकती है। लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विद नो नेम्स, भाषा तो वो चीज है जो अकेले ही हमें रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है उन डरावनी चीजों से जिनका कोई नाम नहीं है। ये कहते हैं लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन, भाषा ही क्या है, भाषा ही ध्यान है, भाषा ही क्या है, ध्यान है। ये बच्चे सब कह रहे हैं, ये बच्चे सब उनसे कह रहे हैं। सोचिए बच्चों के पास कितना तरह का दिमाग है, मतलब बच्चे लोग वाकई उनके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो शायद उनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था, इस वजह से वो इस बूढ़ी महिला से पूछने आए थे कि भाषा तो ध्यान है, भाषा तो हमें प्रोटेक्ट करता है उन डरावनी चीजों से जिनका कोई नाम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, मान लेते हैं कि कोई बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा देखते हैं सवाल एक से एक करता है ना, छोटा बच्चा सवाल एक से एक करता है। आप उसको अगर मान लीजिए डराना चाहते हैं, आप उनको अगर डराना चाहते हैं, समझ गए ना, जैसे आप बच्चा पूछा ऐसे कर रहा है, तब कहेगा अरे भूत है, भूत है, ऐसे कर भूत है। अब बच्चे को उसका नाम नहीं पता कि वो भूत है कि चींटी है कि हाथी है, आपने कह दिया अरे भूत है, और कैसे कहा, एकदम एक्सप्रेशन दिखा बोला अरे बाप ये तो भूत है, काट लेगा, भागो काट लेगा। हम लोग ऐसे डराने के बच्चे कहते हैं और बच्चा डर भी जाता है ना। और मान लेते हैं सामने कोई अचानक से कोई बहुत बड़ा, कोई अचानक से कोई राक्षस आ जाए, चाहे कोई मान लीजिए आपकी भाषा में भूत आ जाए, तो बच्चा सामने खड़ा है और हमने कहा, बच्चा पूछे हम कहेंगे अरे ये तो बंदर है, क्या कहेंगे, ये तो बंदर है, बच्चा डरेगा। तो भाषा क्या है, देखिए भाषा देखिए प्रकट करने का साधन देखिए कैसा है ये, है ना, ये हमारी रक्षा भी कर लेता है, समझ गए, हाँ ऐसे कह सकते हैं हम लोग। आगे कहते हैं देखिए, तुम बूढ़ी औरत जो अंधी हो, या तुम्हारा आशीर्वाद है, तुम उस भाषा को बोल सकती हो जो हमें वही बताती है, जो केवल भाषा ही बता सकती है। कैसे बिना तस्वीरों के देखा जाए, सिर्फ भाषा ही हमें उन डरावनी चीजों से बचाती है जिनका कोई नाम नहीं है। सिर्फ भाषा ही ध्यान है, भाषा ही क्या है, मेडिटेशन है, ध्यान है। अब देखिए जब इन बच्चों को सवाल करने का मौका मिला यहां पर आकर के, तो देखिए बच्चे और क्या क्या सवाल कर रहे हैं, सुनिएगा कि बच्चे कैसे भाषा का सही उपयोग अब करेंगे। क्या अभी तक उनको मौका नहीं मिला था, उनको अभी तक मौका नहीं मिला था, और यही वो तरीका था जहां पर वो इस तरीके का उपयोग करके यहां पर पहुंच सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे लोग क्या सवाल करते हैं, कहते हैं टेल अस। अब ये सवाल कर रहे हैं बूढ़ी महिला से, एकदम सही सही सवाल कर रहे हैं। अब जब इनको डांट पड़ी कि भाषा का इस्तेमाल करना तुम्हारे हाथों में है, चाहे तो भाषा का सही प्रयोग करके भाई तुम क्रांति ला सकते हो, दुनिया बदल सकते हो, और चाहे तो तुम भाई दुनिया को बर्बाद भी कर सकते हो। तो बच्चों को अभी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए वो किस तरह के सवाल यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए भाषा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक्चुअली पूछना चाहिए अब वो पूछ रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं उस बूढ़ी महिला से, टेल अस, हमें बताओ, व्हाट इज टू बी अ वुमन, एक औरत होना क्या होता है, एक औरत होना क्या होता है। हो सकता है इन बच्चे के मन में कभी ऐसा सवाल आया हो घर पे, और घर पे जब पूछे होंगे मम्मी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से, पड़ोस में, कि एक औरत होना क्या होता है, तो इसका जवाब शायद कोई नहीं दे पाया होगा, है ना। एक औरत होना क्या होता है, और सो दैट हमें यह बताओ कि एक औरत होना क्या होता है, ताकि हमें पता चले, ताकि हम जान सकें कि एक पुरुष होना क्या होता है। अब एक पुरुष जब तक एक औरत की पहचान नहीं कर सकता है, एक पुरुष जब तक एक औरत की पहचान को नहीं पहचान सकता है, तब तक वो खुद को नहीं पहचान सकता है। जब तक हम किसी दूसरे को नहीं पहचान सकते, हम भाई खुद को कैसे पहचान पाएंगे, यहां ये कहने का मतलब है। तो एक दुनिया में दो लोग हैं, एक पुरुष है और एक क्या है, औरत है। तो यहां पर औरत को चाहिए कि हम पुरुष को समझ सकें, हम उसके अस्तित्व को समझ पाएं, और पुरुष को चाहिए कि हम औरत के अस्तित्व को समझ पाएं कि वो क्या है, क्यों है, उसका हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो वही बच्चे सवाल कर रहे हैं यहाँ पर से कि हमें बताओ कि एक औरत होना क्या होता है इस दुनिया में, ताकि हमें पता चल पाए कि एक मर्द होना क्या होता है ना। What moves at the margin, कहते हैं कि किनारे पर जीना क्या होता है। कि यहाँ किनारे पर बोलने का मतलब है कि उनको दीन दुनिया से अलग कर दिया गया है। कुछ ऐसे समाज के लोग जिनको अपने समाज में जगह ना देकर के बल्कि उनको किनारे पर जीने का अधिकार दिया गया है ना। जैसे कि अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में दो तरह के लोग थे, एक थे गोरे लोग, एक थे काले लोग। गोरे लोग और काले लोग थे। पता है काले लोगों को ना गुलाम समझा जाता था, गुलाम समझा जाता था इनको, समझ गए ना। और पूरे मान लीजिए कि पूरा अमेरिका है, तो काले समाज के लोगों को ना समझिए कि छोटा सा एक बस्ती दे दिया गया था, जहां तक एक छोटा छोटा किनारे किनारे एक बस्ती दे दिया गया था। मतलब ये शहर में नहीं रह सकते थे, ऐसा था। तो वही सवाल बच्चे कह रहे हैं, व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, हाशिए पर जीना क्या होता है, या किनारे पर जीना क्या होता है। व्हाट इज टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, जब आपको ऐसा हो कि आपके ही देश में आपका कोई घर ना हो। मतलब क्या करना, सोचिए बच्चा कितना गजब का सवाल कर रहा है भाई। बच्चा एकदम समाज से, जो लोग सताए गए हैं, जो पीड़ित हुए हैं ना, बिल्कुल वहां से सवाल किया जा रहा है। मार्जिन का मतलब नहीं समझता। जैसे मान लीजिए पेज है, ये पूरा पेज है, तो इस साइड में मार्जिन छोटे हैं लोग ना, हाशिए छोड़ते हैं यहाँ से, इस साइड में नंबर डालते हैं 1 2 3 4 और ऐसे हम लोग लिखते हैं, है ना। इसी को मार्जिन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, किनारा हो जाता है ये,
है ना, किनारा होता है ये। तो कहते हैं बच्चे, देखिए सवाल कितना ढंग का कर रहे हैं भाई साहब। अब कह रहे हैं कि एक किनारे पर जीना क्या जीना होता है? व्हाट इज टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, जहां पर आपका अपना देश हो, उसमें आपका कोई घर ना हो सही से, वो क्या होता है बताओ? टू बी सेट अड्रिफ्ट फ्रॉम द वन यू न्यू, जिस जगह को आप जानते हैं, जिस समाज को आप जानते हैं, वहां से आपको अलग कर दिया गया है, वो क्या होता है बताओ हमें? व्हाट इज टू लिव एट द एज ऑफ टाउन्स, क्या होता है जब आप शहर में रहने जाओ और आपको किसी किनारे पर बिठा दिया जाए, आपको शहर के किनारे दरकिनार कर दिया जाए आपको, दैट कैन नॉट बेयर योर कंपनी। जब आप शहर में घूमने जा रहे हो गांव से शहर की तरफ में, तो लोग वहां पर आपको देख करके आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको देखना तक नहीं चाह रहे हैं, आपको बेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या होता है? तो बच्चे का सवाल सुने भी आप, देखिए कितना उटपटांग सवाल किया था पहली बार में, लेकिन जब एक टीचर ने उसको समझाया, उस महिला ने समझाया कि भाषा का इस्तेमाल सही रूप से करना ज्यादा जरूरी है, तो देखिए बच्चे ने सवाल क्या क्या उठाया, एकदम समाज में जो मुद्दा चल रहा था ना, उसी मुद्दे को यहां पर अपना सवाल बना के पेश किया है। समझ गए? गुलाम को इंग्लिश में स्लेव कहते हैं, स्लेव। ओके, और अमेरिका में गुलाम लोगों को ना निग्रो कहा जाता था, निग्रोज। ओके, उनके बाल घुंघराले टाइप के होते थे, समझ गए ना, उनको अलग ही दृष्टि से देखा जाता था। उनके लिए टूटा फूटा मकान, टूटा फूटा ढाबा, खाने वाला, बच्चे लोग ना, गोरे के बच्चे काले के बच्चों को भाई देख नहीं सकते थे एकदम, समझ गए? जितना भी नाली पमाली वाला जितना भी काम होता है, ऐसे दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है, लेकिन समझ गए ना, जिस काम से दुनिया चल रही है वो हर काम बड़ा ही होता है। ठीक है? ओके, तो यहां देखिए बच्चे कितने तरह का सवाल कर दिए, और ये सब समाज में चल रहा था ना, उसी को उन्होंने सवाल बना के यहाँ पेश किया। अब ये सारे सवाल अपने घर बार में कर रहे होंगे, तो कोई उनको कोई हल्के में ले रहा होगा कि ऐसी फालतू के सवाल खाली करते रहता है। और इस सवाल इन्होंने कहाँ किया? इस बूढ़ी महिला से किया, है ना, क्योंकि पहले जानना चाहते थे, चेक करना चाहते थे बच्चे कि वाकई बूढ़ी महिला के पास दिमाग है कि नहीं है। तो जिस हिसाब से उन्होंने सवाल किया था कि चिड़िया मर गई कि जिंदा है, तो कितना बेहतरीन जवाब दिया इस बूढ़ी महिला ने कि वो तो मुझे नहीं पता कि जिंदा है कि मरी हुई, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तुम्हारे हाथों में है। तो ये लोग समझ गए कि नहीं, बूढ़ी महिला के पास वाकई बहुत दिमाग है, समझ गए ना? हाँ, तो तब उन्होंने भाई एक से एक सवाल करना शुरू किया। देखिए कोई सवाल करेगा बच्चा घर में कि बताओ औरत होना क्या होता है, पुरुष होना क्या होता है, तो कहेगा क्या क्या सवाल किए जा रहे हो जी, मतलब सोचिए। तो यहाँ पर ऐसे सवाल उन्होंने इस बूढ़ी महिला से किया। देखिए यहाँ पर इसका बच्चे हिंदी है कि हमें बताओ कि औरत होना क्या होता है, ताकि हम जान सके कि मर्द होना क्या होता है। हमें बताओ कि क्या चलता है किनारे पर, हाशिए पर, क्या होता है जब इस जगह में तुम्हारा कोई घर ना हो, क्या होता है जब तुम्हें इस जगह से भी बाहर, है ना, बहा दिया जाए जिसे तुम अपना कहते हो, क्या होता है जब तुम्हारा जीना ऐसे शहरों किनारों पर हो जो तुम्हारी मौजूदगी का तक सहन नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें अलग थलग रखते हैं। आगे भी सवाल करते हैं बच्चे का सवाल भी खत्म नहीं हुआ है, एक बार शुरू हो गए सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं एकदम। टेलस कह रहा है बूढ़ी महिला से, हमें बताओ अबाउट शिप्स टर्न्ड अवे फ्रॉम शॉर्लिनेस एट ईस्टर, कि बताओ ईस्टर डे के दिन, ईस्टर डे नाम का फेस्टिवल होता है क्रिश्चियन लोगों में, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईस्टर डे मनाते हैं ना ईस्टर डे का मतलब होता है ना कि जिस दिन ऐसा लगा था कि जो जीसस क्राइस्ट होते हैं, जो प्रभु यीशु जो होते हैं ना, उनके जो भगवान होते हैं, ईश्वर यीशु, तो उनका पुनर्जन्म हुआ था, है ना, आफ्टर बर्थ हुआ था, मतलब ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा माना। तो उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? ईस्टर डे मनाते हैं। तो कहते हैं हमें बताओ कि जो जहाज हैं, जो बड़े बड़े जहाज हैं, टर्न्ड अवे फ्रॉम शॉर्लिनेस, कि वो किनारे पर से लौट जाते हैं, क्या है वो? टर्न्ड अवे फ्रॉम शॉर्लिनेस एट ईस्टर, प्लेसेंटा इन अ फील्ड, और खेतों में प्लेसेंटा फेंके रहते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। प्लेसेंटा जो कि जीवन का एक प्रतीक माना जाता है। प्लेसेंटा वो चीज होता है जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो वो उसमें एक, है ना, एक समझिए तार टाइप का लगा होता है जो उसकी माँ के गर्भ से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा। अभी पिक्चर देखेंगे बायोलॉजी में समझे होंगे चीज को। तो जहां तहां फील्ड में प्लेसेंटा बिखरा पड़ा है, मतलब हो सकता है कि बहुत सारी औरतों को वहां पर बच्चों को जन्म ना देने के लिए कहा गया हो, तो उन्होंने अपना एबॉर्शन कराया हो, ठीक है, बच्चों को मतलब बहुत ही कम एज में उनको मतलब गर्भपात करा दिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये कह रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, मुझे बताओ उन जहाजों के बारे में जिसको, है ना, टर्न्ड अवे, जिसको घुमा लिया गया, किनारे पर आने से पहले ही घुमा लिया गया, और जहां तहां खेतों में प्लेसेंटा बिखरा पड़ा है जो कि जीवन का प्रतीक है, फिर भी वो यहां क्यों पड़ा हुआ है, आखिर बच्चे का जन्म क्यों नहीं किया गया? Tell us about a wagon load of slaves, हमें बताओ, tell us, हमें बताओ उसके बारे में, किसके बारे में? वैगन लोड का मतलब एक तरह का गाड़ी है, जिसपे क्या है, एक तरह का गाड़ी जिसपे गुलाम लोग बैठे हुए हैं, जिस गाड़ी से गुलाम लोगों को भर के लोगों को गुलामी करने के लिए कहीं ना कहीं काम करवाने के मकसद से ले जाया जाता है। जैसे आपने मूवी देखा होगा KGF, शायद आपने देखा होगा, हो सकता है नहीं देखा होगा, हमने कहा शायद आपने देखा होगा KGF मूवी। देखते हैं गांव से लोग उठा करके वहां के लोगों को गुलाम समझ के लेके जाते हैं, भर के एकदम कूच के लेके जाते हैं, मार पीट के लेके जाते हैं, है ना, उस गाड़ी में भर के एकदम
समझ गए ना। तो वैसे ही गाड़ी जो भरे हुए हैं गुलामों से, हाउ दे sang so softly their breath was indistinguishable from the falling snow। मुझे बताओ उन गुलामों के बारे में जिनको गाड़ी में भर भर के ले जाया जाता है, और वे साथ में बैठ करके जब वो गाते हैं तो इतनी कम आवाज में गाते हैं, इतनी सॉफ्ट तरीके से गाते हैं कि ऐसा लगता हो उनके गाने में जो सांसें निकलती है, गाते वक्त जो सांसें निकलती है ना, their breath was indistinguishable from the falling snow। ऐसा लगता है कि गिरती हुई बर्फ के साथ में उनकी जो सांसें हैं वो भी बुझ जा रही हैं, दब जा रही हैं। क्यों वे आखिर चिल्ला के भी नहीं गा सकते हैं? हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ द नियरेस्ट शोल्डर। कैसे, जैसे जब गाड़ी चल रही है तो यहां पर गुलाम लोग एक एक करके साथ ही साथ बैठे हुए हैं, है ना, और एक दूसरे के कंधे उसमें सटे हुए हैं, और अपने बगल वाले कंधे से देख करके वो पहचान जाते हैं कि अब उनका ये आखिरी पड़ाव है। ऐसे पता चल जाता है, लोगों के कंधे जब झुकने लग जाते हैं उनको लगता है कि हाँ अब यहाँ गाड़ी रुकेगी और हम सबको अब यहीं पे उतार दिया जाएगा, अब ये हमारा अंतिम पड़ाव है। ये क्या है? आखिर गुलामों को कहां पर ले जाया जा रहा है? ये सब सवाल कौन कर रहा है? ये सब सवाल बच्चे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने महसूस किया होगा इन सब चीजों को, और इन सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाया होगा, तब ये यहां पर इस मोटिव को लेकर के आए होंगे अपना विचार जानने के लिए। ओके, तो ये सवाल देखिए कर रहे हैं ये कहते हैं कि हमें बताओ उन जहाजों के बारे में जिन्हें ईस्टर के दिन किनारों से लौटा दिया गया हो। हमें बताओ खेत में पड़े अपरा प्लेसेंटा के बारे में। हमें बताओ गुलामों से भरे उस बैलगाड़ी के बारे में। कैसे उन्होंने इतना धीमे गाया कि उनकी सांसें गिरती बर्फ से अलग नहीं की जा सकी। कैसे उन्होंने पास बैठे कंधे के झुकाव से जान लिया कि अगला पड़ाव उनका आखिरी पड़ाव होगा। दी इन डोर ओपन्स, अब जहां जाकर के गाड़ी रुकती है, जहां गाड़ी जाकर के रुकती है। दी इन का मतलब होता है सराय, मतलब छोटा सा डेरा कह सकते हैं, छोटा सा डेरा जहां पर लोग आराम करते हैं। दी इन डोर ओपन्स, वहां जो डेरा है, जो सराय है, जो छोटा सा होटल है, उसका दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे से कौन कौन निकलता है? एक लड़की निकलती है, एक बच्ची और एक बच्चा वहां से स्टेप अवे फ्रॉम, वहां से बाहर निकलता है उस ढाबे में से। इट्स लाइट, है ना, अपने प्रकाश को लेकर के, ओके, मतलब हाथ में लालटेन लेकर निकलता है। दे क्लाइम इनटू, और वे दोनों बच्चे और बच्चियां चढ़ जाते हैं किस पे? उस वैगन बेड पे, गुलामों वाली गाड़ी पर, ठीक है ना। द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years, और यहां पर राइटर कहते हैं कि वो बच्चे कह रहे हैं कि वहां बच्चे कह रहे हैं कि द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years, वो जो छोटा बच्चा है जो गाड़ी पर भी चढ़ा है ना, 3 साल के बाद, मतलब 3 साल में ही उसके हाथ में हथियार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हथियार आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर वो बच्चे लोग कह रहे हैं कि आपको पता है, उस बूढ़ी महिला कह रहे हैं आपको पता है वो जो बच्चा गाड़ी पर चढ़ा इतना छोटा है, लेकिन अगले 3 साल में उसके हाथ में हथियार आ जाएगा। इसका मतलब नोबडी वांट्स टू द चाइल्ड टू ग्रो, मतलब कोई नहीं चाहता कि बच्चा विकास करे, वो बढ़े, है ना, पॉजिटिवली, बल्कि मतलब उन बच्चों के हाथ में भी हथियार डाल दिया जाएगा। ये है हमारा समाज का आईना। बट नाउ ही कैरीज अ लैंप, लेकिन अभी देखो, अभी छोटा है, अभी अपने हाथ में एक रोशनी लेकर घूम रहा है, एक लैंप लेकर घूम रहा है। एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर, और उसके हाथ में क्या है? एक जग है जिसमें गरम गरम क्या है? सेब वाला शराब है। क्या है? गरम गरम सेब का क्या है? सेब की शराब है। साइडर का मतलब होता है सेब से बना हुआ शराब, ठीक है। अभी उसके हाथ में क्या है? वो सेब वाला जूस कह सकते हैं, चाहे सेब का बना हुआ शराब है, जो उन गुलामों को देने वाला है बच्चा। वो दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ, मतलब वे गुलामों को दे रहे हैं एक एक करके सबके पास में। अब जरा सोचिए, वो एक छोटा बच्चा, एक छोटी बच्ची, है ना, ये दोनों मिलकर के गुलामों को खाना परोस रहे हैं, चाहे वो मतलब जूस परोस रहे हैं। इससे क्या दिखता है? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य भी ना लोगों के हाथों में है। अब चाहे तो इन हाथों को हमेशा हेल्पिंग हैंड बना करके रखें, लोगों का सहायता करने वाला बना करके रखें, या इन हाथों में हथियार थमा दे। ये हमारे समाज पर डिपेंड करता है ना। उन गुलामों को देखकर इन बच्चों को रहा नहीं गया और बच्चे गाड़ी पर चढ़े और उनको ये जूस पिला रहे हैं, ताकि उनका दर्द कम हो, ताकि उनको एहसास कराया जाए कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगले 3 साल में क्या होगा? अगले 3 साल में इन बच्चों के हाथ में हथियार थमा जाएगा, हथियार थमा दिया जाएगा। ये कह रहे हैं यहां पर, ओके। तो मतलब बच्चों का जो भविष्य है वो हम एडल्ट लोग ही तय कर लेते हैं। बच्चे को रंगदार बनाना है, बच्चों को क्या करना है, माफिया बनाना है, बच्चों को क्रिमिनल बनाना है, ये कौन तय करता है? ये समाज तय कर लेता है। अगर बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण किया जाए तो द चिल्ड्रन विल नेवर बी क्रिमिनल्स, वे कभी क्राइम कर ही नहीं सकते हैं अगर उनको अच्छी परवरिश दी जाए तो। हम तो यही कहेंगे कि अपने हर माँ बाप अपने बच्चों को सही परवरिश दें, गलत सही का फर्क सिखाएं शुरू से ही, हमें क्या करना चाहिए। ये गलत है बच्चा तो ये गलत है, ये सही है तो सही है ना। अपने बच्चों को शुरू हमें सिखाना होगा, अपने बेटों को, कि देखो सामने जो लड़की जा रही है ना, ये इसमें तुम्हारी बहन का भी रूप हो सकता है, तुम्हारे घर में भी बहन है ना। ये सब हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा अभी से, तभी वो कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, है ना। तो बच्चों का भविष्य क्या है? यहां एडल्ट लोगों के हाथ में, चाहे तो भाई बिगाड़ दें, बेकार कर दें बच्चों के भविष्य को, या उनको संवार दें, है ना। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए बच्चे किसका प्रतीक हैं? ये बच्चे इस बात का प्रतीक हैं कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। उन गुलामों को ये एक तरह का क्या दे रहे हैं? आश्वासन दे रहे हैं ये बच्चे, ठीक है।
सराय मतलब इनका दरवाजा खुलता है, एक लड़की और एक लड़का उसकी रोशनी से बाहर कदम रखते हैं, वे गाड़ी बैलगाड़ी ट्रक जो भी है के पिछले हिस्से में चढ़ते हैं। 3 साल में लड़के के पास एक बंदूक होगी, लेकिन अभी उसके हाथ में क्या है, एक लालटेन और एक गर्म सेब के रस मतलब साइडर का जग है। वे उसे एक दूसरे के मुंह से मुंह पास करते हुए लेके करके आगे बढ़ाते हैं। और ये तो भाई लड़के की बात हो गई। लड़के के हाथ में क्या है, जग है, जो सेब का जूस इसमें है, चाहे शराब कह सकते हैं उसको। लड़की वो जो बच्ची है, वो बच्ची भी क्या करती है, ऑफर करती है, देती है क्या, ब्रेड, पीसेज ऑफ मीट, मांस के कुछ टुकड़े, एंड समथिंग मोर, और भी कुछ देती है वो बच्ची। किसको, उन सारे गुलामों को। इस किस बात का प्रतीक है कि भाई अभी हम हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी भूख अभी हम मिटा देंगे अभी हम, ठीक है। अ ग्लैंस, एक झलक, इनटू द आईज ऑफ द वंस शी सर्व्स, ओके। और उस बच्ची की नजर से नजर टकराती है किसके, गुलाम की। वो गुलाम बच्ची को इस नजर से देखता है कि भाई लगता है कि सामने भगवान आ गए हैं, है ना। तो बच्ची अभी क्या है, भगवान का रूप बन के आई है, एक अन्नदाता के रूप में उसके सामने आई है। तो अ ग्लैंस इनटू द आईज, ठीक है, उन आंखों में, उन सहमी सहमी आंखों में, गुलाम की सहमी सहमी आंखों में जो झलक दिखाई देती है उस बच्ची की, जो बच्ची डिजर्व करती है वाकई, है ना। शी सर्व, जो बच्ची सेवा कर रही है इस भाव से, तो बच्ची डिजर्व करती है कि गुलाम उसको भाई अपना अन्नदाता समझे। वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, यहां पर हर पुरुष एक दूसरे को मदद कर रहा है। टू फॉर ईच वुमेन, मतलब हर किसी को यहां पर क्या मिल रहा है, प्रत्येक पुरुष को एक एक मिल रहा है और प्रत्येक औरत को 2-2 ब्रेड वहां पर दिया जा रहा है। एंड लुक, दे लुक बैक, और वे देखते हैं, एक झलक देखते हैं, वे पीछे की ओर देखते हैं। द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट, उनको पता है क्योंकि अगला जो पड़ाव होगा उनका आखिरी पड़ाव होगा। हो सकता है उसके बाद उनको पता नहीं मार दिया जाए कि क्या कर दिया जाए, वो भी खुद नहीं जानते हैं। वो सारे गुलाम लोग जो गाड़ी पर चढ़े हुए, उनके साथ क्या होगा पता नहीं, बस उनको इतना पता है कि द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर लास्ट, उनका ये अगला पड़ाव जो है ना वो आखिरी पड़ाव होना है। लेकिन उससे पहले, आखिरी पड़ाव से पहले उनके मन में इस बात का एहसास उन बच्चों ने करा दिया, उन छोटे नन्हे नन्हे हाथों ने इस बात का एहसास करा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। इसलिए वो बार बार पीछे देख रहे हैं कि उनको पता है कि अब हम आगे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाला पड़ाव जो है वो हमारा आखिरी पड़ाव है। तो जरा सोचिए, एक बच्चे भी चाहे ना तो क्रांति ला सकते हैं, किसी के मन को बदल सकते हैं। अभी वो गुलाम लोग ये सोच रहे थे कि अब हमारा आखिरी पड़ाव है, अब तो मरना है, पता नहीं क्या हमारे साथ होगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण जग गई थी इनके मन में, एक अच्छा लगा जाते जाते देख करके कि नहीं, हमारे पीछे भी कोई है, बट नॉट दिस वन, है ना। लेकिन कम से कम ये वाला तो पड़ाव आखिरी नहीं है ना। अभी बच्चे लोग ने हमारी सेवा करी, खाना दिया, ब्रेड दिया, मीट दिया, है ना, जूस दिया, तो कम से कम ये वाला पड़ाव तो हमारा आखिरी नहीं है, अगला पड़ाव आखिरी होगा, देखा जाएगा। फिलहाल तो हमें सुकून मिल गया कि हमारे पीछे भी कोई है। दिस वन इज वार्म्ड, और ये वाला जो पल है ना, इतना गर्मजोशी वाला पल है ना, ये क्या ही कहा जा सकता है इसके बारे में। दिस इज वार्म्ड, इसमें गर्माहट है, इसमें क्या है, गर्माहट नसीब हमको हो रही है, गर्माहट महसूस हमको हो रही है, ये कह रहे हैं। तो बच्चे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये सब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। लड़की रोटी, मांस के टुकड़े और उससे भी कुछ ज्यादा देती है। एक नजर उस इंसान की आंखों में जिसे वो खाना परोसती है। हर पुरुष को एक हिस्सा, हर महिला को 2 हिस्सा मिलता है खाना का, और एक नजर मिलता है, वो भी उसे देखते हैं। अगला पड़ाव उनका अंतिम होगा, लेकिन ये नहीं, ये पड़ाव थोड़ा गर्म है, इसमें थोड़ी गर्माहट हमको मिली है ना। आगे कहते हैं, इट्स क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग। अब ये बात कहते कहते, ये बात बच्चे लोग लगातार पे लगातार बातें कहे जा रहे, रुक नहीं रहे। पता है क्यों? क्योंकि बहुत दिन बाद उनको बोलने का मौका मिला है। तो जब किसी को बहुत दिन बाद बोलने का मौका मिला है तो भाई वो लगातार बोलेगा, चुप नहीं होगा, चुप नहीं होगा वो। तो इट्स क्वाइट अगेन, और ऐसा ही लगातार चलता रहा। व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग, और जब बच्चे ने बोलना बंद किया। कब बोलना बंद किया, है ना, जब तक कि उस बूढ़ी महिला ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, तब तक वो बच्चे बोलते रहे। ऐसे ही अनेकों सवाल वो करते रह गए लगातार, और बूढ़ी महिला चुपचाप सुनते रह गई। और भाषा का सही मतलब ये भी होता है कि बच्चे जो सवाल कर रहे हैं उसके अंदर में क्या दर्द छिपा हुआ था। सोचिए, इन सारे सवालों का जवाब शायद उनको कोई नहीं दिया होगा अपने समाज में, तब जाकर के उनके मन में जो उथल पुथल होगी ना, यही बहाने वो यहां पर आए थे सवाल करने के लिए, समझे। तो इसीलिए भाषा का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। पहला जो उन्होंने सवाल किया था ना, ए भाई छींक आ रहा है बड़ी जोर से, सर्दी दिमाग खराब कर रखा है, माथा लगता है चढ़ा चढ़ा टाइप का है, हल्दी वाला दूध लगता है फिर पीना पड़ेगा, लगातार पी रहे हैं, आज सर्दी बाहर आया है, समझे, इसलिए दिमाग थोड़ा सा बेअसर कर रखा है। Until the woman breaks into the silence, जब तक उस बूढ़ी महिला ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, तब तक वे बच्चे सवाल पे सवाल ऐसे ही दागते रहे, पूछते गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो बच्चों के बोलने के बाद फिर से चुप्पी छा जाती है, जब तक कि महिला उस खामोशी को नहीं तोड़ती है। चुप्पी चलती रही लगातार। जब अब कुछ नहीं बोल रहे थे तो फाइनली अंत में सब कुछ सुनने के बाद वो बूढ़ी महिला कहती है उन बच्चों से, आई ट्रस्ट यू नाउ। अब बूढ़ी महिला कहती है, अब मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि अब तुमने भाषा का सही मतलब जाना है। इस जो सवाल होने चाहिए वो रिलेवेंट होने चाहिए भाई, वो बेतुके नहीं होने चाहिए, समझ गए। अब आप सवाल कीजिएगा, अक्सर एक सवाल पूछे हैं हम, कहा पूछे ना, कहिएगा ये बताइए आप में और पंखा में क्या अंतर है, आप में और पंखा में क्या अंतर है। तो हम कहेंगे आप हम में और पंखा में है। हम कहेंगे कि हम तो पंखा में लटक सकते हैं बट पंखा हम में नहीं लटक सकता है।
जवाब भी उटपटांग टाइप का होगा, है ना। तो सही सवाल का ही ना सही जवाब मिलता है। अब पहला जो उसने सवाल किया था, कहा था कि बताइए हमारे हाथ में चिड़िया है। अब अंधा से पूछ रहे हैं कि हमारे हाथ में चिड़िया है, बताइए मरा हुआ है कि जिंदा है। कौन जवाब देगा भाई बिना देखे चिड़िया है भी कि नहीं। लेकिन बूढ़ी महिला ने एकदम सही जवाब दिया था यहाँ पर कि मुझे तो नहीं पता कि चिड़िया मरी है कि जिंदा है, इतना मैं जानती हूँ, ये अब तुम्हारे हाथों में है, या तो मार दो या तो जिंदा रख दो इसको। तो यही भाषा है। और जब ये सीख मिली बच्चों को, जब डांट लगी, क्योंकि गलती करने पर डांट फटकार लगना जरूरी है बच्चों को, समझे। तो अब जा करके वो बूढ़ी महिला कहती है कि आई ट्रस्ट यू नाउ, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया है। आई ट्रस्ट यू विद द बर्ड दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, मुझे भरोसा हो गया कि चिड़िया तुम्हारे हाथों में नहीं है, चिड़िया तुम्हारे हाथों में नहीं है, बिकॉज यू हैव ट्रूली काउट इट। ठीक है, विद द बर्ड दैट इज नॉट इन योर हैंड्स बिकॉज यू हैव ट्रूली काउट इट, क्योंकि तुमने चिड़िया को असल मायने में पकड़ रखा है। देखो, लुक हाउ लवली, देखो कितना सुंदर चिड़िया है, कितना सुंदर चिड़िया है। यदि आप कह रहे हैं कितना सुंदर चिड़िया है, चिड़िया बोलने का मतलब भाषा, इतनी सुंदर भाषा में तुमने सवाल किया है, तुम्हारा सवाल पूछने का जो मतलब है कितना ही सुंदर है। अब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें भरोसा कर सकती हूं इस बात का कि भाई भाषा का जो भविष्य है ना, वो किसी गलत हाथ में नहीं है, बल्कि तुम जैसे बच्चों के हाथ में है। तो अब हम भाई सुकून से हम मर सकते हैं। ओके, लुक हाउ लवली, देखो कितनी प्यारी चिड़िया है, मतलब कितनी प्यारी भाषा है। दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर, देखो हमने साथ मिल करके इस चिड़िया को पकड़ लिया है ना। क्या है, हमने साथ मिलकर इस चिड़िया को पकड़ लिया है। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं यहां तक में बच्चों को। तो आपने समझा इस चैप्टर का मतलब क्या निकला। तो मतलब यही निकला कि बच्चों के सवाल हर कोई नहीं दे पाते हैं, जिनके कारण उनके मन में उथल पुथल हमेशा रहता है। तो कभी कभी अपने बच्चों से उनके मन के जो सवाल है ना, उनके सोल्यूशन भी करा देने चाहिए, है ना। जैसे आप लोगों को क्या ही कहें, बुरा मत मानिएगा, लेकिन प्रिंस सर ने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन में एक बहुत ही अच्छी सुविधा दे रखी है आपको, डाउट पूछने वाली, समझ गए ना। वहां लिखा होता है अपना डाउट पूछें, तो जो चैप्टर इसे चल रहा होता है उसका डाउट पूछ सकते हैं आप आराम से, इजी से। मान ली क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आया चैप्टर में, ये डाउट रह गया तो आपने पूछ लिया। तो डाउट्स काउंटर देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें हम कुछ भी पूछ लें। शुरुआत अभी तो थोड़ा सा कम भी हो गया है। शुरुआत में जब ये नया जब आया था ना, ये जो टेक्नोलॉजी था जब नया आई थी ना एप्लीकेशन में, तो कहा गया था अपना डाउट पूछिए। तो बच्चे लोग बाप रे बाप डाउट पूछ रहे थे, गजब का डाउट पूछते थे एकदम। हमारी शादी कब होगी, क्या आपकी शादी हो गई है, आपके कितने बच्चे हैं, क्या इस साल शादी कीजिएगा, शादी की जगह हमें बाराती लेके जाइएगा। इस तरह के डाउट मतलब बच्चे पूछ देते थे, और अपना फोटो साथ में भेजते थे और पूछते थे कि देखिए कैसा फोटो है, कैसा फोटो है सर बताइए। तो हमें तो भाई, हम तो गुस्सा नहीं कर सकते, तो हम तो हर सवाल का जवाब हमको देना बनता था। तो हमने शुरुआत में हर सवाल का जवाब भी दिया था कि हाँ आपका फोटो अच्छा है, ठीक है ना, हाँ भाई मेरी एक बेटी है छोटी सी। हम हर सवाल का जवाब देते थे, ताकि आपके मन का जो भी डाउट था वो दूर हो जाए। सबसे पहले जो उटपटांग सवाल है पहले हट जाए मतलब आपके मन से। और यही देखिए यहाँ भी हुआ ना, यहाँ भी वैसे हुआ था, यहाँ भी वही हुआ। बच्चे ने उटपटांग सवाल किया कि चिड़िया मरी कि जिंदा है। तो उस बूढ़ी महिला ने क्या कहा, बूढ़ी महिला ने कहा कि मुझे नहीं पता चिड़िया जिंदा है कि मरी, बट इतना हम जानते हैं कि अब तुम्हारे हाथों में है ना। तो सवाल करने का मतलब ये होना चाहिए कि हाँ ये कितना रिलीवेंट है, ये सवाल कितना हद तक ये सही है ये। ओके ठीक है, चलिए अब देखिए डाउट फिर आपकी बेटी का नाम क्या है, हमारी बेटी का नाम देवांशी है, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लियर अगर नहीं हुआ है तो आज या कल तक में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे मेरे चैप्टर में ज्यादा डाउट होता नहीं है, मेरे में तो ज्यादा चैप्टर का डाउट ही नहीं होता, बस यही डाउट होता है सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, सर नोट्स अपलोड हो गया है सर, उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। फोटो आता है कि देखिए सर हाउ डू आई लुक, मैं कैसा लगता हूँ सर। इस तरह के डाउट आते हैं भाई साहब। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा ये सब डाउट ना पूछें, वो पूछें जो चैप्टर के अंदर में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये जो भाई साहब ये जो स्पीच है ना, ये एडेप्टेड है, लिया गया है, उसको एडिट करके आपके चैप्टर में डाला गया है, ठीक है ना। चलिए अब ये इस चैप्टर का हो गया, आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। देखिए आखिरकार वो महिला कहती है कि अब मैं तुम पर भरोसा करती हूं, मैं उस पक्षी को तुम्हारे हवाले करती हूं जो तुम्हारे हाथों में नहीं है, क्योंकि तुमने वास्तव में उसे पकड़ लिया है। देखो कितना सुंदर है यह कार्य जो हमने किया है साथ मिलकर। तो भाषा एक तरफ से कभी नहीं सकता, भाषा का हिसाब दोनों साइड से होता है। आपने जिस भाषा में बात किया, क्या सामने वाला भी उस भाषा में आपसे बात किया कि नहीं किया, ये भी जरूरी होता है। ओके, तो भाषा से बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन भाषा का सही इस्तेमाल से, सिर्फ भाषा के इस्तेमाल से नहीं, भाषा का सही तरीके के इस्तेमाल से। हम बोलना सीखे इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी पूछ लेंगे किसी से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे हमारे अंदर समझदारी भी आती जाती है, तो हमारे अपने विचार भी बदलते रहते हैं उस हिसाब से, है ना। तो कोशिश करना है कि अपने भाषा को सही वे में इस्तेमाल कीजिएगा। जहां किसी से बात कीजिए, देखिए बात जिस आप पता है ना, बात करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी से बात करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, सामने एक ही व्यक्ति है, चाहे 2 है चाहे 3 है, कोशिश कीजिए ज्यादा बोलने का नहीं,
ज्यादा नहीं बोलना, कहीं पर रहिए ज्यादा नहीं बोलिए, सुनिए सबका, पहले सुनिए कौन क्या कहना चाहता है। सुनिए वो कह रहा है कि हमारे तो हम तो भाई साहब है ना, हम अपने सक्सेस के बारे में क्या ही बताएं, हम तो एकदम रात में ना एकदम क्या कहें मोमबत्ती जला जला के पढ़े तब यहाँ तक पहुंचे हैं। समझ गए, पहले सुन लीजिए कौन कौन क्या क्या कह रहा है पहले एकदम, समझ गए। लास्ट में कह दीजिए कि हाँ समझ गए, हम भी तो वही करते थे, हमारे दादाजी जो बीड़ी पीते थे ना हमारे दादाजी जो बीड़ी पीते थे उस बीड़ी में से जो रोशनी निकलता था उसके रोशनी में हम पढ़ लिया करते थे। समझे, तो इस तरह के अगर मान लीजिए कमेंट अगर निकलेंगे वहां पर एक ग्रुप में, तो क्या वो लगता है कि आपको उस भाषा का सही इस्तेमाल हो रहा है? हाँ लगेगा ऐसा? नहीं। तो अगर सामने वाला उटपटांग तरीके से अगर बात कर रहा हो तो जरूरी है कि हम भी उटपटांग तरीके से बात करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात का कि भाषा में संयमता। आपने सुना था ना, एक पूरा लाइन होगा, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, ऐसी कुछ कहा गया है ना, विद्या से विनय आती है। तो जब आप विद्या ले रहे हैं, जब आप एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके अंदर विनम्रता नाम की चीज होनी चाहिए। जब भी किसी से बात कीजिए पोलाइटली बात कीजिए, हमेशा विनम्र होकर बात कीजिए, क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो किसी से बात कीजिए विनम्रता के साथ में, कोई घमंड नहीं होना चाहिए, किसी तरह कोई गुस्सा नहीं बात करते समय, नहीं एकदम घमंड तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए आपकी बातों में, कोई तरह घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपको हम कल के क्लास में। क्या मिलते हैं? कल के क्लास में आपको हम मिलते हैं अब इसी चैप्टर के सब्जेक्टिव वाले पार्ट के साथ में, जहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग और या फिर उसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं आपको हम कल के क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।